नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटिंग बस कुछ ही पलों में यानी कि ठीक 2 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी। 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों के लिए ये वोटिंग होनी है। 32 सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। फिलहाल लंबी लंबी कतारें इस वक्त भी देखी जा रही हैं। तमाम लोग सुबह सुबह अपने घरों से उठकर देखिए किस कदर कतार में लग चुके हैं, अपनी बारी के इंतजार में हैं। बस कुछ पलों का और इंतजार। ठीक 2 मिनट के बाद बिहार में वोटिंग शुरू होनी है। दूसरे चरण का आज होना है मतदान, जिसके लिए सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका खास ख्याल चुनाव आयोग की ओर से रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे दौर का मतदान है। 6 जिलों की 32 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। बिहार में जिन 6 जिलों में मतदान होना है वो हैं गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और अरवल। और ये देखिए, महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और आपको याद भी होगा कि पहले चरण में पुरुषों की तादाद में महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा था और इस बार भी यानी कि दूसरे चरण में भी माना यही जा रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर दूसरे चरण की वोटिंग का हिस्सा बनेंगी। अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ ये महिलाएं पहुंच चुकी हैं मतदान केंद्रों पर। बस 1 मिनट के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद बिहार के मतदाता अपने अपने क्षेत्रों के विधायक को चुन सकेंगे। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में आज 6 जिलों की 32 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में सबसे अधिक 23 विधानसभा क्षेत्रों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया है। दक्षिण पश्चिम बिहार के जिन 6 जिलों में आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, कैमूर और रोहतास शामिल हैं। सबसे पहले बात गया जिले की करते हैं। गया जिले की 10 सीटों गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, टेकारी, बेलागंज, अतरी और वजीरगंज में मतदान हो रहा है। वहीं औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद और रफीगंज में वोटिंग हो रही है। अरवल जिले में 2 कुर्था और अरवल विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जबकि जहानाबाद की 3 सीटों जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कैमूर में रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। रोहतास जिले में चिनारी सुरक्षित, सासाराम, दिनारा, करगहर, नोखा, डेहरी और काराकाट सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 6 जिलों के मतदाता 456 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य को आज ईवीएम में बंद कर देंगे। इनमें 32 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आपको बड़ी खबर दे दें, मतदान शुरू हो गया है। दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग कतारबद्ध हो चुके हैं और सभी के चेहरे खिले हुए हैं। उम्मीद यही कि वोटिंग प्रतिशत पिछले बार की तुलना में इस बार बढ़ेगा। 2 अलग अलग हिस्सों से हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ रोहतास से अरविंद चतुर्वेदी मौजूद है, जबकि जहानाबाद से अभिषेक चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अब वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, उत्साह कितना देखा जा रहा है? क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह हमने देखा बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं मतदाताओं की।
चित्रा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि औपचारिक तौर पे जहानाबाद में पोलिंग शुरू हो चुकी है। जिन पोलिंग स्टेशंस का हमने सुबह 5:30 पौने 6 बजे से ही भ्रमण करना शुरू किया, वहां पे जो कतारें हैं लगनी शुरू हो गई थी और कई पोलिंग स्टेशन पे लंबी लंबी कतारें और खास करके महिलाओं की जो अलग कतारें हैं वो हमें नजर आई। एक बड़ा उत्साह जहानाबाद के मतदाताओं में देखा जा रहा है, जो अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं। उम्मीद की जा रही है कि जहानाबाद का जो क्षेत्र है, जहानाबाद है, मखदुमपुर है और घोसी का इलाका है, ये जो 3 क्षेत्र जहानाबाद जिले में आते हैं, वहां पर एक बड़े मत प्रतिशत के साथ लोग जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जिस तरीके से हम लोगों ने पहले चरण में नवरात्रों के इस समय में देखा था कि महिलाओं ने आस्था का कलश जो है वो लोकतंत्र में रखा था, वही उम्मीद इस बार भी दूसरे चरण में की जा रही है कि एक बड़ा प्रतिशत जो है सभी के सभी 6 जिलों के बिहार में महिलाओं के वोटिंग में नजर आएगा। और कहीं न कहीं नवरात्रों के इस सीजन में अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़ के सभी 6 जिलों में आएंगी। फिलहाल जो जहानाबाद की मैं स्थिति आपको स्पष्ट करूं कि पुरुष मतदाता से कहीं कुछ बूथों में हमें नजर आया कि महिलाएं जो हैं वो घर के सारे काम को छोड़ करके सबसे पहला काम वो कर रही हैं कि वो अपने पोलिंग स्टेशन पर आ रही हैं, अपने अधिकार को प्रयोग कर रही हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल, और 44.5% पुरुषों का मतदान प्रतिशत रहा था फर्स्ट फेज में, 59% महिलाओं ने वोटिंग की थी और इस बार भी उसी तरह की तस्वीर। हालांकि ये सुबह का वक्त है, लेकिन फिलहाल कतारबद्ध लोगों में महिलाओं के चेहरे प्रमुख तौर से हमें देखने को मिल रहे हैं। रोहतास में क्या हाल है, अरविंद वहां से क्या जानकारी देंगे हमें? चित्रा, हम रोहतास के मुख्यालय सासाराम में हैं। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि कतारें यहां पर भी लंबी लंबी हैं। धीरे धीरे लोग अपने घरों से लोग निकल रहे हैं और औपचारिक रूप से मतदान शुरू हो गया है। बड़ी कांटे की टक्कर है चित्रा, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे ये जो क्षेत्र रहा है, अगर हम इसको देखें तो बाबू जगजीवन राम, जो कि मीरा कुमार के पिता थे, यहाँ से 7 बार सांसद रहे हैं। और मैं आपको इस समय बताऊं, लेकिन यहाँ पे जो विधायक हैं जवाहर प्रसाद, पिछले 5 बार से वो जीतते आ रहे हैं और इस बार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और डॉक्टर अशोक कुमार इस बार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं राजद से। उसके अलावा 2 निर्दलीय जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन्होंने इन लोगों का समीकरण को बहुत कठिन स्थिति में डाल दिया है। इसके अलावा चित्रा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नक्सल प्रभावित बहुत सारे क्षेत्र इधर हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ के सहयोगी धनंजय हैं, उनसे जानते हैं कि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, जहाँ पे 4 बजे तक मतदान होना है, वहाँ की क्या स्थिति है। धनंजय, आप मुझे बताइए कि नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा विधानसभा है और वहाँ की क्या स्थिति है? जैसे चेनारी हुआ, सासाराम कुछ आते हैं। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मैं बता दूं कि सुबह 7 बजे से 4 बजे तक है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है। चुनाव आयोग के मद्देनजर हेलीकॉप्टर से पूरा निरीक्षण किया जा रहा है और 41 बूथ है जो कैमूर पहाड़ी पर बनाया गया है और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। चित्रा, आपने अभी सुना कि पुख्ता इंतजाम किया गया है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में और वहां 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। यहां पर वोटिंग शुरू हो गई है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान करने के लिए लोग भी घरों से निकलेंगे और यहां का मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा। चलिए, इस तरह की हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि आज मतदान का दिन है और लोकतंत्र की यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आप वोटिंग में हिस्सा जरूर लें। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से बड़े दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दूसरे चरण के मतदान के दिन यानी कि आज दांव पर लगी हुई है। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। दूसरे चरण के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, रामधनी सिंह जैसे कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी इस बार 2 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं। मांझी जहानाबाद की मखदूमपुर और गया की इमामगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इमामगंज सीट पर हम उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मुख्य मुकाबला जेडीयू कैंडिडेट और विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से है, तो वहीं मखदूमपुर सीट पर मांझी का मुकाबला आरजेडी के सूबेदार दास से है। दिनारा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र सिंह का मुकाबला जेडीयू उम्मीदवार और सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह से है, जबकि गया टाउन सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रियरंजन डिम्पल का मुकाबला बीजेपी के प्रेम कुमार से है। बेलागंज सीट पर आरजेडी के बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव को हम के प्रत्याशी शरीन अली कड़ी टक्कर दे सकते हैं, तो वहीं नोखा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया का आरजेडी की अनीता देवी से मुकाबला है।
जहानाबाद की घोसी सीट पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के कृष्णा नंदन वर्मा और हम प्रत्याशी राहुल कुमार के बीच है, तो वहीं करहगढ़ सीट पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, आरएलएसपी के वीरेंद्र कुशवाहा और एसपी के रामधनी सिंह के बीच है। गया की वजीरगंज सीट पर कांग्रेस के अवधेश सिंह और बीजेपी के वीरेंद्र सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहानाबाद की। आपको बता दें कि जहानाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज होना है मतदान और वहां पर ये लंबी कतारें बताने के लिए काफी हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले और कतारबद्ध हो चुके हैं अपनी अपनी बारी के इंतजार में। जहानाबाद से अभिषेक चंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, सबसे बड़ी चुनौती की अगर हम बात करें तो वो चुनाव आयोग के लिए थी, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण मतदान करा पाना भी एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। उसको देखते हुए किस तरह के इंतजाम चुनाव आयोग ने इन इलाकों में जो खासतौर से नक्सल प्रभावित हैं कर रखे हैं? चित्रा, इतना तो जरूर बताना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। पूरे 6 जिलों में 993 ऐसी कंपनीज हैं जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं, जो पुलिस फोर्सेस की हैं, तमाम चप्पे चप्पे पे मौजूद है। जहानाबाद में जहां अभी मौजूद हैं हम, वहां पे हर कोने पे एक बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो मौजूद हैं और यही हाल तमाम उन ग्रामीण इलाकों का है। जहानाबाद में, अरवल में, गया में, औरंगाबाद में, रोहतास में, सासाराम में, भभुआ में, जो कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो देख पा रहे हैं। कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही गंभीरता से निभाया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इन तमाम क्षेत्रों में जो कि अपने नक्सल गतिविधियों के लिए बदनाम रहा है, वहां पे शांतिपूर्ण मतदान आज शाम तक संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल, शांतिपूर्ण मतदान आज शाम तक संपन्न हो जाएगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। लेकिन पहले चरण की जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, क्या वो बदलाव का संकेत है या फिर इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। अरविंद चतुर्वेदी का हम लोग करते हैं, लेकिन अरविंद, उसके पहले हम चाहेंगे जरा आपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए जहां पर मतदान शुरू हो चुका है, वहां पर लोग किस कदर उत्साहित हैं, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है आपके आसपास? हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, चित्रा, मैं आपको दिखाता हूं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अब धीरे धीरे महिलाएं भी यहां पर निकलना शुरू हो गई हैं। शहर है, लोग आराम से निकल रहे हैं, लेकिन यह है कि कतार आप देख रही हैं कि धीरे धीरे बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। आप देखिए कतारबद्ध तरीके से लोग अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों में एक उत्साह है, उनको लगता है कि उनका मत का प्रयोग करने का आज का दिन है और आज इसीलिए सुबह से ही मैं जब यहाँ पे 6:30 बजे आया था तो तकरीबन 5 लोग वहाँ पे, चित्रा मैं आपको बता दूं कि 5 लोग खड़े थे अपने 7 बजने का और अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो है मतदान का जो क्रम है आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू होगा चित्रा, वैसे वैसे लोग अपने घरों से निकलना शुरू होंगे, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग निकलेंगे और अपने मतों का प्रयोग करेंगे। चित्रा, लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। जिस तरह से पहले चरण में लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी को अपने बाकी नेताओं के तस्वीरों का इस्तेमाल करना पड़ा। उनको लगा कि इन नेताओं के जरिए हमें वोट ज्यादा मिल सकता है। उन लोगों ने पूरे अलग अलग जगहों पे पोस्टर पूरा लगवा दिया गया, चेंज करा दिया गया। जब बिहारी बनाम बाहरी की लड़ाई छिड़ गई उसके बाद पोस्टर्स भी बदल दिए गए, इस पर हम लौटेंगे, लेकिन उसके पहले जहानाबाद के हम एक बूथ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ईवीएम में खराबी की जानकारी मिली है। लोग कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। डेंगू बीमारी फैलने की संभावना है। मशीन आया नहीं है, बोल रहा है कभी आया है कभी खराब हो गया है। इसके बारे में कुछ बोलिए आप लोग। क्या मुद्दा रहेगा इस बार के इलेक्शन में? विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दा पर हम लोग वोट करेंगे। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? शहर में जल जमाव की स्थिति है, रोड खराब है, नाली गाली नहीं बनी है, उसके लिए हम लोग वोट देने के लिए करेंगे। जहानाबाद के बूथ नंबर 247 में ईवीएम में खराबी
की जानकारी मिली है, जैसा कि लोग भी शिकायतें कर रहे हैं। उम्मीद यही कि जल्द ही चुनाव आयोग इसे दूर कर लेगा। लेकिन एक बार फिर से अरविंद, उस मुद्दे पर हम लौटे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। बिहारी बनाम बाहरी की लड़ाई चल रही थी और शायद यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे को हटाकर जितने भी स्थानीय यानी कि बिहार के नेता हैं उनको तवज्जो दी जा रही है और जगह जगह पोस्टर्स इसीलिए बीजेपी ने बदल दिए हैं। चित्रा, निश्चित रूप से जब इनको ये आभास होना शुरू हो गया कि लोगों ने, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, महागठबंधन है, उन्होंने एक नारा दे दिया कि किस तरीके से बाहरी आकर बिहारी व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, और रातों रात बीजेपी और उनके गठबंधन ने पूरे सारे पोस्टर्स चेंज करा दिए। इस समय अगर आप देख रहे होंगे, जिन इलाकों में जो प्रभावित करने वाले नेता हैं उन लोगों के पोस्टर लगा दिए गए। तो निश्चित रूप से ये इनके लिए काफी सोचने की बात हो गई, क्योंकि लोगों को सामने आकर बयान देना पड़ गया। मैंने देखा कि कल बीजेपी नेता, जो जितने भी बड़े बीजेपी नेता है यहाँ पर चुनाव में लगाए गए हैं, उन्होंने बयान देने का काम शुरू किया। बार बार वो तर्क ये देते रहे कि नहीं, रथ पे सारे लोगों की तस्वीरें लगी हैं, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि लोग, आम आदमी के मन में ये भावना घर कर रही है, तब उन्होंने इस तरह का परिवर्तन किया, और शायद निश्चित रूप से इससे इनका फायदा तो नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। और अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं, लेकिन अभिषेक, फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद परिवर्तन तो महागठबंधन के भीतर भी देखा गया है। पहले जिस स्ट्रैटेजी पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव काम कर रहे थे उसमें परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है, क्योंकि इसका अनुमान लगाना भी कठिन है कि पहले चरण के मतदान में जो मतदाता का रुझान रहा वो किस पार्टी की ओर था। चित्रा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हालांकि अगर हम वोटर्स को डिवाइड करके देखें तो जो बिहार के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर महागठबंधन का प्रभाव जो है, महागठबंधन के प्रति आस्था है जो वो हमें ज्यादा नजर आई। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, खास करके बिहार के जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे एनडीए गठबंधन की तरफ लोग ज्यादा झुके हुए नजर आए। बहरहाल मैं जहानाबाद जिले की बात करूं तो जहानाबाद में 3 प्रमुख विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि जहानाबाद है, मखदुमपुर है और घोसी है। ये तीनों सीटें जो है पारंपरिक तौर पर जेडीयू के गढ़ रही हैं, लेकिन इस बार जो नजारा है वो बदला हुआ है। जीतन राम मांझी, जो कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार से अलग हट के उन्होंने अपनी पार्टी स्थापित की, एनडीए से अलायंस किया, वो खुद मखदुमपुर से एक बड़े उम्मीदवार के रूप में है। वहीं अगर जहानाबाद शहर की बात करें, ये जो विधानसभा सीट है, यहाँ आरजेडी के मुंद्रिका सिंह यादव जो है वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कैंडिडेट प्रवीण कुमार को बड़ी टक्कर दे रहे हैं। घोसी में जो है जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा हैं। राहुल शर्मा एक बड़ी टक्कर दे रहे हैं कृष्णनंदन वर्मा, जो कि जेडीयू के कैंडिडेट हैं। कुल मिलाकर इस बार जो चीजें हैं थोड़ी बदली हुई नजर आ रही हैं इन तीनों क्षेत्रों में, जो कि जेडीयू का गढ़ है। कहीं ना कहीं 2 सीटों पर हम ऐसा पा रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उसे अपर हैंड है। बिल्कुल, एक तो मखदुमपुर ही हो गया जहां से खुद मांझी अपनी चुनावी किस्मत के साथ लोगों के बीच में है, लेकिन दूसरी सीट इमामगंज से भी वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष को, जेडीयू के बड़े नेता को। इस पर हम लौटेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं अनुज गुप्ता जी, सीनियर जर्नलिस्ट। और अनुज जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही मेरा ये, फर्स्ट फेज में हमने देखा था एक अच्छा मतदान प्रतिशत, चुनाव आयोग की तारीफ की जानी चाहिए इसके लिए, और खासतौर से महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत था वो काफी ज्यादा था। इस बार भी हम उसी तरह की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ा हुआ जो मत प्रतिशत है वो खतरे की घंटी किसके लिए है? देखिए, मत प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मुझे इस बार नजर नहीं आ रहा है। जो थोड़ा बहुत है वो युवा वोटर जो है वो कुछ अधिक उत्साह से वोट डाल रहे हैं, इस कारण से है। और कुछ महिलाओं में पहले चरण में हमने बढ़ा हुआ मतदान का प्रतिशत काफी ज्यादा था, पुरुषों में 44.5 और महिला मतदाताओं का 59.5% है। लेकिन आज का जो चरण है ये ट्रेडिशनली मैं कह के गलत नहीं बोलूंगा कि महिलाओं का कम प्रतिशत वाला क्षेत्र है आज। यानी 2010 में पहली बार बिहार में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट किया प्रतिशत में जी, और हाल के लोकसभा चुनाव में भी पिछले साल वैसा किया। लेकिन आज वाला जो क्षेत्र है, इनकी सभी लोकसभा सीटें जो 5-6 इसके अंदर आती हैं, उन सब में लगभग 4-5% पुरुषों से कम वोटिंग महिलाओं ने की थी। इसलिए यदि आज भी महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से आगे निकल जाता है तो मेरे ख्याल से फिर इस चुनाव में
महिला वोटिंग जो है, यानी महिला वोट जो है वो पुरुषों से अधिक पड़ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है, बीजेपी खुश हो रही है कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत उसके फायदे में जाएगा, दूसरी तरफ महागठबंधन से नीतीश कुमार का चेहरा खिला हुआ है कि उन्होंने महिलाओं, लड़कियों, बेटियों को लेकर बहुत काम किया है और ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है ये सीधे सीधे उनका फायदा करा रहा है। इस बात को समझना थोड़ा कठिन हो रहा है कि फायदा किसको हो रहा है इस बढ़े हुए वोट परसेंट। देखिए, जब पहला ही चरण हुआ है तो दोनों ही गठबंधनों को ये कहना होगा कि उनके पक्ष में जा रहा है। यदि वो उनमें से कोई भी ऐसा कहने में कमी करेगा तो जो आने वाली चरण, आज का और आने वाले चरण, उनमें उनके प्रति आस्था थोड़ी घट जाएगी। इसलिए मैं हैरान होता हूं दोनों तरफ के नेताओं के चेहरे देख करके, बॉडी लैंग्वेज देख करके आत्मविश्वास गजब का दोनों तरफ नजर आता है, पहले चरण को लेकर के भी और बाद के चरणों को देखते हुए भी। बिहार इस बार क्या कर रहा है ये शायद वहां रहने वाले भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, हम दूर बैठे हुए लोग तो शायद और न समझ पाए। बिल्कुल, कांटे की टक्कर, जबरदस्त मुकाबला और कई सालों के बाद कम से कम एक दिलचस्प लड़ाई हमें बिहार में देखने को मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, लोग अपने वोटर आईडी कार्ड दिखाते हुए, लंबी कतारें इस वक्त भी लगी हुई हैं, सुबह सुबह लोग पहुंचे हुए हैं और सभी की जुबान पर एक ही चर्चा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार, और अपनी सरकार को चुनने के लिए, अपने विधायक को चुनने के लिए ये लोग कतारों में लग चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी भी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। प्रदीप जी, आपसे मेरा ये सवाल है, बढ़े हुए मतदान प्रतिशत की हम बात कर रहे थे और कम से कम आज के सेकेंड फेज में भी हम इसी तरह की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो माना जाता है कि वो सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ अगर सिर्फ उनके चेहरे की हम बात करें तो ऐसी स्थिति बिहार में दिखाई नहीं देती है। फिर ये खतरे की घंटी किसके लिए? नहीं चित्रा जी, देखिए पिछले 15-20 सालों के चुनाव अगर आप देखें तो जो एंटी इनकम्बेंसी एक हम मानकर चलते थे कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत जो है वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जा रहा है, उस ट्रेंड को लोगों ने बदला है, तोड़ा है। बिल्कुल, अब प्रो इनकम्बेंसी का भी वोट पड़ने लगा है। लोग ये तय करते हैं कि ये सरकार काम कर रही है, तो अगर बहुत अच्छा नहीं कर रही है, ठीक रास्ते पर चल रही है, तब भी दोबारा लाते हैं। तो ये बढ़ा हुआ प्रतिशत प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है। दिक्कत बिहार में कुछ समझने में इसलिए हो रही है कि जो दोनों गठबंधन हैं, एनडीए की तरफ से जो उसके सवर्ण मतदाता हैं वो बहुत वोकल होते हैं, तो जब वो बोलते हैं तो लगता है कि सब तरफ एनडीए की ही हवा चल रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन में यादव और कुर्मी, ये दो जातियों के लोग ऐसे हैं जो बहुत वोकल हैं, बड़े एग्रेसिव हैं, तो वो जब आप गांव में जाएंगे तो लगेगा कि सब महागठबंधन का ही बोलबाला है, एनडीए तो यहां कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये जो तस्वीर दिखती है दरअसल वो वास्तविक नहीं है। जो मतदाता इस चुनाव का फैसला करने वाला है, अति पिछड़ा और दलित, वो बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है। खासतौर से अति पिछड़ा तो बिल्कुल ही चुप है, वो किसके साथ जाएगा उसने मन बना लिया है कि अभी मन बना रहा है, ये कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा है। उनसे बात कीजिए तो वो कुछ बोलते नहीं है, बताते नहीं है कि किसके साथ जाएंगे। बहुत कुरेदने की कोशिश कीजिए तो कहेंगे जिसको आप कहिए उसको वोट दे देंगे। तो वो उनका ना बोलना जो है वो दोनों गठबंधनों को एक तरह से उम्मीद भी जगाता है और दोनों के मन में आशंका भी जगाता है। बिल्कुल। आप पहले चरण के मतदान के बाद अगर दोनों पक्षों के नेताओं से बात करें तो दोनों के मन में ये उत्साह भी है, जो अभी अनुज जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायत में किया, लड़कियों के लिए साइकिल। और सब मैं बीच में रोकना चाह रही हूँ आपको, महिलाओं और बेटियों पर हम जरूर आएंगे क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनका वोट यानी कि महिलाओं का वोट सीधे उन्हीं को पड़ेगा, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। गया से अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गया की 10 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। किसका बिहार, बड़ा सवाल यही है। आपको बता दें कि दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है, आधे घंटे बीत चुके हैं। 6 जिलों की 32 सीटों के लिए जो मतदाता हैं वो अपने विधायक चुन रहे हैं। कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लोगों में गजब का उत्साह है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर देखिए किस कदर हिस्सा लेने के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए कतारबद्ध हो चुकी हैं। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार में, सभी के चेहरे खिले हुए हैं
और उम्मीद यही कि पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था इस बार वो और ज्यादा बढ़ेगा। और यहां पर 32 सीटों पर 2010 के नतीजे भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी ने 9 सीटें, जेडीयू ने 18, आरजेडी ने 2, एलजेपी ने 1 और अन्य के खाते में 2 गई थी। यानी कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन 2010 में जबरदस्त प्रचंड जीत के साथ इन 32 सीटों पर आगे रहा है, लेकिन इस बार समीकरण वहां पर पूरी तरह से उल्टे पड़ चुके हैं। और बड़ी बहस इसी पर लगातार जारी है। एक और खास मेहमान हमारे साथ हिस्सा बन चुके हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। देखिए किस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और कौन कौन सा वो मुद्दा है जिसको जेहन में रखकर आज मतदाता वोट कर रहा है। देखिए, का मतदान शुरू हो गया है और मैं खड़ा हूं औरंगाबाद के परिसर में, और यहां पर देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वोटरों के लगना शुरू हो गए हैं। लोग जो हैं काफी उत्साहित हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए क्या ध्यान में रहेगा जब वोट करेंगे आप? ध्यान में यही रहेगा कि इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो और सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट दें, और जो लगता है कि हमारा प्रत्याशी सबसे अच्छा रहने वाला और देश और समाज और राष्ट्र का उत्थान करने वाला है, उस व्यक्ति को हम लोग चुनेंगे। आप बताइए क्या जहन में रहेगा जब वोट करेंगे? हमें विकास जहन में रहेगा। अच्छा, आप युवा हैं, आप बताइए किन चीजों को ध्यान में रखेंगे? सर, हम यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग वोट करें और शांतिपूर्ण ये निर्वाचन हो और देश का विकास हो, अपने राज्य का विकास हो। राज्य का विकास हो। ये बताइए जो लोकतंत्र का महापर्व है किस तरह से आपके ध्यान में रहेगा जब आप वोट करेंगे? वोट करने के पहले हमारा ध्यान देश के विकास और परिवर्तन पर हो। आप बताएं। देश के विकास के लिए वोट करेंगे। विकास के लिए वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ महिला वोटर भी हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो महिलाओं की, क्योंकि एक महापर्व है लोकतंत्र का, आप बताइए किन चीजों को ध्यान में रखेंगे जब आप ईवीएम के बटन दबाएंगे? विकास के ध्यान रखेंगे। आप बताएं। जी, विकास की ओर। अच्छा, आप बताएं। जी सर, विकास की ओर। तो ये साफ तौर पर जो वोटर हैं उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो वोट करेंगे। और यहाँ पर पूरी तौर पर देख सकते हैं कि सुरक्षा किस कदर यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, जहां केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। साथ ही साथ ये जो बूथ है आदर्श बूथ है और यहाँ पर सभी सुविधाएं, यहाँ पर वोटरों के बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियां की व्यवस्था की गई है कि अगर लंबी लंबी कतार लगती है तो वोटर थके नहीं और उनमें उत्साह जो बरकरार किस तरह से रखा जाए उसके लिए पूरी तौर पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सभी जो भवन हैं जहां पर मतदान हो रहा है उस पर सुरक्षा कर्मी जो हैं, यहाँ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अनहोनी न होने पाए। और ये जो चरण है दोनों के लिए, यानी महागठबंधन और एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र, बिहार। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। फिलहाल हम रुक करेंगे गया का। गया दूसरा सबसे बड़ा शहर है बिहार का और यहां से 17 किलोमीटर की दूरी पर है बोधगया, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये शहर। सीधे रुक कर लेते हैं, अमित सिंह हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। अमित, तस्वीरें आप कैसे दिखाएंगे और राजनीतिक समीकरण गया का क्या कहता है? देखिए चित्रा, पहले राजनीतिक समीकरण जानने से पहले, बताने से पहले मैं ये कहूंगा कि जो तस्वीरें हैं बेहद आपको भी आश्चर्य लगेगा और तमाम वो जो दर्शक देखने वाले हैं, क्योंकि ये पिंक सिटी एक तरीके से बना गया, पिंक मतदान केंद्र। 5 ऐसे मतदान केंद्र, मैं पीछे अपने कैमरामैन को बताऊंगा, दिखाइए आप जिस तरीके से तस्वीरें हैं। महिलाएं, केवल महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए महिलाएं केवल यहाँ मतदान केंद्र में हैं और तमाम जो लोग, आप देखिएगा पिंक जो गुलाबी रंग से नहाया हुआ है पूरा जो मतदान केंद्र। आप बाईं तरफ देखें, जो सहायता केंद्र यहाँ बनाए गए हैं वो भी जो है महिलाएं यहाँ पर है, जो सुरक्षा कर्मी है वो महिलाएं हैं। तो ये
एक ऐसी कोशिश की गई है चुनाव आयोग और यहाँ के लोकल प्रशासन की तरफ से कि जो पिछले चरण में जिस तरीके से वोट का परसेंटेज जो है वो कम हुआ, तो उसको बढ़ाने के लिए और लोगों के अंदर एक उत्सुकता, लोगों के अंदर एक बेचैनी की वोट कैसे करें। और यहाँ देखिएगा पीछे में जो है चिल्ड्रन पार्क बनाए गए हैं चित्रा, ये बच्चे जो जिनके परिवार वाले जो है अगर वोट करने आए तो उनको बच्चे अगर उन महिलाओं से हमें तो आप बातचीत भी कर पाए। केंद्र जो है गया टाउन में बनाए गए हैं और बिल्कुल ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने ये पूरा सब कुछ किया, यहाँ पे सीनियर डिप्टी कलेक्टर है पारुल जी, ये बताइए कि क्या कुछ आपके मन में था कि आपने ऐसा मैदान केंद्र बनाया? ये हमारे जिला पदाधिकारी का इनोवेशन है। वो चाहते थे कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए। अभी तक बिहार में कभी भी महिलाएं पोलिंग कार्य में नहीं लगाई गई थी। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की और महिलाओं से अपना ओपिनियन मांगा। सारी महिलाओं ने इसके लिए, हमारे पास करीब 1500 फॉर्म्स आए थे कि हम लोग इस कार्य को करने के लिए इच्छुक हैं। तो उसमें हम लोगों ने अभी फिलहाल गया सदर में चुना है, टाउन एरियाज में बूथ को चुनकर ये आइडियल मतदान केंद्र बनाया है जहां सारा कार्य महिलाएं कर रही हैं। इवन यहां तक कि पुलिसकर्मी भी महिलाएं लगाई गई है, मेडिकल टीम है वो भी हमारी महिला है। हेल्प बूथ है यहाँ पर महावीर इंटर में हमारे यहाँ 5 बनाए गए हैं और गया कॉलेज में 2 बूथ बनाए गए हैं। कुल 7 मतदान केंद्र हमारे बनाए गए हैं जो आइडियल है। क्या लगता है कि पहले चरण में जिस तरह से मतदान जो है, जो एक्सपेक्टेशन था कि ज्यादा 60 से ऊपर फीसदी हो गया, क्या वो कमियां आई उसको बढ़ाने के लिए या लोगों के अंदर ये जागरूकता लाने के लिए कोशिश है? हाँ बिल्कुल, ये हम लोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। महिलाएं घर से बाहर निकले और देखें जब महिलाएं पोलिंग करा सकती हैं तो वो वोट क्यों नहीं दे सकती हैं। कुछ नए लोग आए हैं जिन्होंने वोट पहले बार करा या फिर यहाँ देखने आए। आप यहाँ मतदान केंद्र पे आई है क्या? देखने के लिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है गया में। आप देखने आई है कि ऐसा मतदान केंद्र कुछ अनोखा है? हाँ, कुछ डिफरेंट है बाकी इलेक्शन बूथ से, इसलिए। क्या लगा आपको देखने? बहुत अच्छा है, पहली बार वुमेन पावरमेंट सेल ने कंडक्ट कराया इलेक्शन। दिस इज वेरी नाइस। इनको देखकर एक्चुअली आई फील प्राउड कि आई एम अ वुमेन। तो ये तस्वीरें चित्रा बिल्कुल ऐसा लगता है जो घर से जो लड़कियां हैं वो बाहर निकली हैं देखने के लिए कि ऐसा मतदान केंद्र जहां की केवल महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है, तो सुरक्षा में महिलाएं, जो वोट करा रही है वो महिलाएं, जो मे आई हेल्प यू पे बैठी है वो महिलाएं, तो तमाम महिलाओं को देखकर जो एक जागरूक हुई है। जो लड़कियां हैं यहाँ के जो गया टाउन की, वो आई है अपने परिवार वालों के साथ कि ऐसा मतदान केंद्र देखने के लिए कि आदर्श मतदान केंद्र में क्या कुछ सुविधाएं हैं जो अद्भुत लग रही हैं। कि गुलाबी गैंग की बात बुंदेलखंड के संदर्भ में ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर भी पूरी तरह से माहौल गुलाबी ही लग रहा है, जो एक मजबूत भारत की तस्वीर भी पेश कर रहा है। 7 ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां की हर एक व्यवस्था महिलाओं के हाथ में है और ये तस्वीरें देखना सुखद भी है। लौटेंगे अमित के पास हम। राकेश सिंह हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं औरंगाबाद से। राकेश, 6 विधानसभा सीट ऐसी हैं औरंगाबाद की जहां पर वोटिंग हो रही है, वहां का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से जो मुकाबला है काफी रोचक है, क्योंकि जिस तरह से चाहे दोनों दलों की बात, दोनों गठबंधन की बात किया जाए चित्रा, तो उनके कहीं न कहीं बागी खड़े हैं और यहाँ पर जिस तरह से मुकाबला है वो काफी रोचक है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का जो बूथ है, ये बूथ आदर्श बूथ है और मेरे बाईं ओर देख सकते हैं कि सभी जो बिल्डिंग है वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कमांडो को तैनात किया गया है। ये अर्धसैनिक बल नहीं है बल्कि कमांडो हैं, जिन्हें किसी भी अनहोनी में निपटने के लिए इन्हें तैयार रखा गया है। साथ ही साथ पूरी तौर पर जो पहला आप देख रहे हैं ये बिहार पुलिस के जवान हैं। ये पहले जो पहला लेयर है उन पे इनको तैनात किया गया है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है उसमें भारी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किया गया है और जिस तरह से यहाँ पर जो मुकाबला है वो कहीं न कहीं त्रिकोणीय है, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर बागी एक उम्मीदवार खड़े हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो नीतीश कुमार सरकार में जो बीजेपी कोटी से मंत्री थे रामाधार सिंह लगातार अपनी सीट बचाने की जुगत में है और उनकी ओर से लगातार देर रात तक पूरी तरह पर कन्वेंसिंग की गई है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो जिस तरह से लगातार, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे में नक्सलियों ने जहां वोट का बहिष्कार किया है, लेकिन पूरी तौर पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल सभी बूथों पर यहां पर तैनात किया गया है। चित्रा, चुनाव आयोग के लिए चुनौती चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की है और खासतौर से इस सेकेंड फेज में, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको गया की दिखा रहे हैं। गया के 10 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन गया के 7 मॉडल पोलिंग स्टेशन महिलाओं के नियंत्रण में है पूरी तरह से और उसी की ये लाइव तस्वीर आपके सामने है। विनोद अग्निहोत्री जी का मैं रुख कर लेती हूँ। विनोद जी, एक अच्छी तस्वीर कम से कम बिहार में और महिलाएं जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस फर्स्ट फेज में, हमने देखा
एक उसको उठा लें और आज की ये दूसरी तस्वीर, ये अपने आप में एक अच्छी कहानी बयां करती है। देखिए, मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में बिहार में जो काम हुआ है जी, ये उसका एक प्रतिफल है, उसका नतीजा है। क्योंकि अगर आप बिहार जाइए और जिस तरह से लड़कियां निकलती हैं साइकिलों पर बैठ करके और स्कूल जा रही हैं, तो जाहिर है कि पिछले 10 साल से ऐसा हो रहा है। तो वो लड़कियां बड़ी हुई हैं, बड़ी होकर पढ़ लिख के ग्रेजुएट्स हुई हैं, नौकरी में भी आई हैं। तो आज ये वहां एक महिला बूथ बना हुआ है जिसमें सारी महिलाएं जिम्मेदारी संभाल रही। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में देश में जब चुनाव और होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे और राज्यों में भी होंगे, तो और राज्य भी इससे प्रेरणा लेंगे और इस तरह की पहल अपने आप ही करेंगे। क्योंकि आमतौर पर चुनाव की ड्यूटी में महिलाएं जाने से डरती रही हैं, घबराती रही हैं। कई बार महिला शिक्षिका और जो लोग ड्यूटी लगाती है तो वो तमाम कारणों से वो लोग अपने को वापस ले लेते थे क्योंकि असुविधा जो होती थी। लेकिन जिसमें जिस तरह मैं सुन रहा था, वो अधिकारी बता रही थी कि महिलाओं ने खुद 1,500 से ज्यादा लोगों ने इच्छा व्यक्त की। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि महिलाएं सारा बूथ संभाल रही है, वो भी औरंगाबाद जिले में जहां पर जो नक्सल प्रभावित इलाका है। तो आप देखिए कि औरंगाबाद गया है, शायद गया भी नक्सल प्रभावित है। तो नक्सल प्रभावित इलाके में महिलाएं अगर इस तरह से हिम्मत करके आगे आ रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और गया इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जीतन राम मांझी इस दौर में दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, मखदूमपुर से भी, इमामगंज से भी। तो इसलिए भी ये जिला जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर आ जाती हूँ मैं आपके पास प्रदीप जी, इमामगंज को लेकर इस तरह की भी बात कही जा रही है कि चूंकि वहां से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और जेडीयू के नेता उदय नारायण चौधरी मैदान में हैं और मांझी उनसे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि चौधरी ने ही उन्हें और उनके साथ दे रहे विधायकों की विधानसभा में सदस्यता रद्द कर दी थी। तो ये भी विचार मन में होगा ही कि उन्हें बड़े अंतर से हराया जाए। हाँ, वो मतलब 2 जगह से चुनाव लड़ने का मतलब ही वही है और उसका कोई कारण नहीं। लेकिन अक्सर अब जो स्थिति है उसमें लोग ये नापतोल कर लेते हैं कि आप 2 जगह से लड़ रहे हैं, 1 सीट तो छोड़ेंगे ही। बिल्कुल। तो अगर उदय नारायण चौधरी के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है तो वो उनके जीतने की संभावना ज्यादा होगी, इसलिए कि लोगों को लगेगा कि भाई 1 जगह से तो विधानसभा में पहुंच ही जाएंगे तो इस जीतन राम मांझी, तो इसलिए जो है वो बदले का चुनाव मतदाता उस रूप में नहीं लेता, नेता कार्यकर्ता तक ये सीमित रह जाता है। मैं इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज बोलूंगा। और जो अभी बात हो रही थी महिलाओं की ये बूथ पर ड्यूटी की, देखिए इसमें चुनाव आयोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये महसूस कराना लोगों को कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में महिलाएं सब ड्यूटी संभाल सकती हैं, सारी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं, इसका मतलब ये आश्वस्त किया गया है और लोगों को अंदर भरोसा हुआ है कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे और कोई हिंसा की संभावना को एक तरह से खारिज किया। हाँ, खारिज कर दिया है और मिनिमाइज कर दिया है। मतलब ये लोगों के मन में सुरक्षा का भाव जो पैदा किया है चुनाव आयोग ने, उसका एक बड़ा कारण है। इमामगंज के बारे में मैं चित्रा जी एक बात बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प बात है, जो मैं गया वहां उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। उदय नारायण चौधरी का स्वास्थ्य खराब है, तो बीच में अस्पताल में भर्ती हो गए थे। अब पता नहीं वो वापस आए कि नहीं आए, लेकिन वहां उन्होंने कुछ महिलाओं को, उनकी तरफ से कुछ महिलाएं प्रचार कर रही हैं। और वहां बड़ी दिलचस्प चीज प्रदीप जी है कि वहां मनमोहन सिंह की चर्चा हो रही है। और मनमोहन सिंह की चर्चा किस संदर्भ में हो रही है, वो उदय नारायण चौधरी के लोग कह रहे हैं देखिए मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया और 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे और आज भी सोनिया गांधी के साथ हैं। और जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया और 1 साल में जो है वो धोखा देकर चले गए। इस तरह का प्रचार हो रहा है, ये मैंने कहा जोड़ दूं। बिल्कुल। और ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रोहतास, गया और औरंगाबाद की ये लाइव तस्वीरें हैं। गया में तस्वीर बिल्कुल उलट है। 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से व्यवस्था महिलाओं के हाथ में, गुलाबी रंग की साड़ी पहने ये महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। वहीं रोहतास और औरंगाबाद में लंबी कतारों में लोग कतारबद्ध हैं, सुबह से ही और अपनी बारी के इंतजार में हैं। उम्मीद यही कि वोटिंग प्रतिशत आज और ज्यादा बढ़ेगा पहले फेज की तुलना में। लेकिन अनुज गुप्ता जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, 2 सीटों पर लड़ना, एक बदला लेने की रणनीति इमामगंज से कही जा रही है, या हो सकता है इसका प्रचार प्रसार जीतन राम मांझी के समर्थकों की ओर से किया जा रहा हो। लेकिन कहीं न कहीं डर भी रहता है कि अगर 1 सीट पर हार गए तब क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है नरेंद्र मोदी की जितनी भी सभाएं अब तक हुई हैं बिहार में, उनमें हर एक सभा में मंच पर जीतन राम मांझी की मौजूदगी रही है और उनको एक बड़े चेहरे के रूप में खुद प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट किया और बार बार उनसे पूछते रहे कि बताइए आपको किस तरह से परेशान किया नीतीश कुमार ने, और इस तरह से नारे भी लगवाते रहे। तो क्या डर भी है इस बात का कि चलो एक जगह से हार जाएंगे तो दूसरी जगह से सेफ रहेंगे? देखिए, डर है या नहीं ये तो कहना बड़ा कठिन काम होगा, लेकिन मैं चौधरी साहब के लिए ये जरूर कह सकता हूं कि
पिछले 10-15 सालों में देश का इतिहास ये कह रहा है, लोकसभा और विधानसभाओं में भी, कि स्पीकर्स आमतौर पर रिपीट नहीं होते। स्पीकर बनने के बाद का चुनाव जीतना बहुत कठिन काम होता है। आप लोकसभा को देखेंगे या कई राज्यों की विधानसभा, दिल्ली से लेकर के और जगहों तक भी। लेकिन मांझी साहब, जो आपने 2 सीटें कही, तो मुझे एक चीज और ख्याल आती है कि बिहार एकमात्र शायद ऐसा राज्य है जहां पर लगातार 2 चुनाव हार जाने के बाद भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये मांझी साहब के ऊपर भी लागू होती है और नीतीश कुमार जी के ऊपर भी होती है। नीतीश कुमार जी 1977 और 1980 दोनों के विधानसभा चुनाव निर्दलियों के हाथ हार गए और उसके बाद देखिए उनका भाग्य चमका और लगातार लोकसभा जीत गए और मुख्यमंत्री। इसी तरह मांझी साहब भी जो है पहले के 2 चुनाव जीतने के बाद 1990 और 1995 दोनों कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में फतेहपुर से हार गए। उसके बाद आरजेडी में जब गए और वहां से फिर से उनका भाग्योदय हुआ। 2 सीटों से लड़ने का एकमात्र कारण जो आपने कहा कि वो स्पीकर को हराना चाहते हैं, उनको तकलीफ में डालना चाहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। मगर भाग्य कहां किसको ले जाता है, मंत्री रहते हुए 2014 में गया से जेडीयू ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, उनकी जमानत जब्त हो गई और उसके कुछ दिनों के बाद नीतीश ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और वो मुख्यमंत्री जब नीतीश से पलटता है तो ये चुनाव में बीजेपी के साथ मोदी साहब इसीलिए उनको लेके घूम रहे हैं ताकि नीतीश पर वार कर सके और जो सबसे बड़े हथियार के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। और इमामगंज की जिसकी उदय नारायण चौधरी की एक महादलित चेहरा भी है, वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, पिछले 15 सालों से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बार क्या होगा। एक बार हम सीधे रुख कर लेते हैं गया का फिर से, चूंकि डुमरिया और इमामगंज ये सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन गया जहां पर आपकी मौजूदगी है अमित, वहां से हम आपसे जानना चाहेंगे, वरिष्ठ नेता बीजेपी के और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार गया शहर से 6 बार से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं और 7वीं बार मैदान में है। और एक तरह से ये भी खबर सामने आई कि इस बार भी जीतेंगे तो मुख्यमंत्री पद के लिए तमाम चेहरों में एक वो भी हो सकते हैं। फिलहाल अपनी जीत को लेकर वो किस तरह के दावे कर रहे हैं और वहां का समीकरण क्या कहता है। देखिए चित्रा, जिस तरीके से प्रेम कुमार जो है बहुत बड़े कद्दावर नेता है बीजेपी के और कई बार मंत्री रह चुके हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम कुमार जो है उनकी जीत की जो है वो खुद भी ये कह रहे हैं कि वो पक्की जीत है और यहाँ पे सुनिश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से एक लहर है, जिस तरह का वो उनका दावा है, उसमें उनकी जीत पक्की है। लेकिन सवाल यह है कि जो जनता है यहाँ की, वो आज फैसला कर लेगी कि क्या कुछ जो है उनके मन में है, कौन से हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम कुमार एक मन में उनके अंदर है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको हो सकता है एक मौका मिल सकता है, क्योंकि वो चेहरा है जो मुख्यमंत्री के फेलिस्ट में उनका एक बड़ा नाम जो है वो शुमार है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी और प्रेम कुमार का ही नाम सबसे पहले आता है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है गया टाउन में जहां से प्रेम कुमार उम्मीदवार है। इसके अलावा अगर बात आप इमामगंज की जाए तो वहां से जीतन राम मांझी का फैसला और विधानसभा अध्यक्ष जो है उदय नारायण चौधरी, काफी हाई प्रोफाइल सीट है वहां पे, तो वहां भी है कि काफी कुछ दांव लगा हुआ है उदय नारायण चौधरी और जो जीतन राम मांझी है। और चित्रा, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि लगातार रात भर जो है कई बम मिले हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए कि यहां शांतिपूर्ण मतदान किया जाए। तो ये जो तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो गुलाबी जो रंग में नहाया हुआ जो गया है, तो लोगों के मन में एक लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों के मन में एक डर बाहर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बने इस लोकतंत्र के पर्व की, उसकी भी कोशिश है। अभिषेक चंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं जहानाबाद से, उनके साथ कुछ महिलाएं हैं जो वोट करके आई हुई हैं। अभिषेक, क्या कहती हैं महिलाएं, कौन सा बड़ा मुद्दा है जो उनके जेहन में है जिसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने वोटिंग की। चित्रा, इतना तो तय है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। जहानाबाद की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मेरे पीछे पूरा का पूरा महिलाओं का समूह है। ये हर एज ग्रुप की महिलाएं हैं, घर की बुजुर्ग हैं, लड़कियां हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। हम इनसे बात करेंगे। काकी, आप ये बताइए, आपने बहुत वोट दिया होगा, क्या है मुद्दा, क्या है आपके मन में इस बार? बहुत बार वोट दिले तो इतना नया नया ही देख रही है। अपने विधायक से क्या उम्मीद करेंगी, क्या काम करे? अब विधायक से का काम सबका आप बताइए,
आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको अपने विधायक से? हमको तो विधायक से उम्मीद है कि मेरे मोहल्ला में है जो रोड इस बना देवे, मैंने जो है जो जनता के लिए कुछ विकास करे, कुछ सोच सके, कुछ देश के लिए कर सके, वैसा हमको चाहिए। आप क्या उम्मीद करती हैं अपने नए प्रतिनिधि से जिसके लिए वोट करने आई हैं? हम भी वही उम्मीद करते हैं कि हमारे बारे में सोचे, हमारे देश में तरक्की करें, कुछ बना चाहिए जो हमारे देश के कुछ ठीक ढंग से कर सके और बिहार की तरक्की कर सके। क्या क्या और मुद्दे हैं जो कि जहानाबाद के लोगों के लिए है, अपने नए विधायक के लिए? हमें तो अपने नए विधायक के लिए सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के कुछ न कुछ कर सके और जो बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए रोजगार हो सके। जहानाबाद में महिलाओं के लिए क्या दिक्कत है? उच्च शिक्षा, कॉलेज की पढ़ाई? हाँ जी, महिलाओं के लिए तो ये बात है कि हाँ महिलाओं के लिए अभिषेक चंद्रा हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए दोबारा उनका हम रुख करेंगे, लेकिन